इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड ओनली फॉर द एडिशन ऑफ, ओनली फॉर द एडिशन ऑफ HBr. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई. देखिए इसमें करते क्या है, मैं इसका पूरा मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा. CH3 CH11 CH2 प्लस HBr, और यहां मैंने लिख दिया बेंजोइल पेरोक्साइड. एरो पे मैंने लिख दिया बेंजोइल पेरोक्साइड, साथ में हल्का सा हीट. अब यहां पर बेटा यहां कोई पेरोक्साइड लिखा हो, चाहे बेंजोइल पेरोक्साइड है, चाहे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, बेंजोइल पेरोक्साइड हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, जो कि होमोलिटिकली क्लीव हो सकते हैं, इनकी प्रेजेंस में यहां पर एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन होता है. द नेगेटिव पार्ट रादर गोस टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स. ये यहां ऐड होता है, ये यहां ऐड होता है. सो यहां जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो बेटा ये बनता है, ये मेजर प्रोडक्ट बन गया. एंड दिस इज 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये बनता है मेजर प्रोडक्ट. 1 ब्रोमो प्रोपेन हैज बीन फॉर्म्ड, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये यहां मार्कोवनिकॉफ एडिशन क्यों नहीं हुआ, यहां क्यों एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन हो गया. इसका मैकेनिज्म क्या है? देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो बेंजोइल पेरोक्साइड है, सबसे पहले तो आपको बेंजोइल पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा. दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड, दिस इज बेंजोइल ग्रुप, ये भी बेंजोइल ग्रुप होता है, C6H5CO ग्रुप, इसको बेंजोइल ग्रुप कहते हैं. तो आप इसको डायबेंजोइल पेरोक्साइड भी कह सकते हो, क्योंकि दो बेंजोइल ग्रुप है, ये भी बेंजोइल है, ये भी बेंजोइल है. पेरोक्साइड का मतलब होता है जहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बॉन्ड हो. क्या यहाँ OO में बॉन्ड है? हाँ जी है, तो ये पेरोक्साइड है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी OO में बॉन्ड होता है, हाँ जी होता है, तो ये भी पेरोक्साइड है. चलिए एनीवेज, नाउ दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड और डायबेंजोइल पेरोक्साइड. सो व्हाट हैपेंस इन द फर्स्ट स्टेप? बेटा एक तो आपने ये याद रखना है कि दिस रिएक्शन प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. दिस रिएक्शन प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. ये रिएक्शन जो है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड. ये मैंने बेंजोइल पेरोक्साइड बना दिया, ध्यान से देखिए. बेंजोइल पेरोक्साइड में यहाँ OO में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये मैंने जानकर तोड़ दिया है. हीट की प्रेजेंस में ना, जब इसके ऊपर फोटोन गिरता है तो ये बॉन्ड होमोलिटिकली यहाँ से क्लीव हो जाता है, यहाँ से टूट जाता है बॉन्ड. अब यहाँ से जब बॉन्ड टूटता है, सो दिस बिकम्स C6H5 COO फ्री रेडिकल, और ये दो बन गए ना, एक ये बन गया, एक ये बन गया, राइट. सो ये दो फ्री रेडिकल बन गए. अब उसके बाद क्या होता है इन द सेकंड स्टेप, दिस इज C6H5 COO फ्री रेडिकल. अब यहाँ दिक्कत अराइज होती है. दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, ये ऑक्सीजन चीख रहा है. ऑक्सीजन कहता है जी मैं तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हूँ, मेरा यहाँ पर तो ऑक्टेट ही पूरा नहीं हो रहा. देखो दो इलेक्ट्रॉन्स ये, दो ये 4, दो ये 6 और एक ये 7. सो बॉन्ड यहाँ से क्लीव हो जाता है मजबूरी में, ताकि ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पाई बॉन्ड बना सकें, ताकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो सके. लो, और आपके पास बच गया ये फिनाइल फ्री रेडिकल C6H5. दिस इज C6H5 फ्री रेडिकल, दिस इज कॉल्ड फिनाइल फ्री रेडिकल. फिनाइल फ्री रेडिकल बन गया. नाउ नेक्स्ट कम्स, अब ये फिनाइल फ्री रेडिकल सबसे पहले अब आकर अटैक करता है HBr पे, और इस बॉन्ड की होमोलिटिक फिशन करवाता है. देखो होमोलिटिक फिशन करवाना इसकी सरदर्दी है, वो इसकी हेडेक है. इसकी हेडेक कैसे है बेटा? ये ऑड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है यहाँ पे, अकेला इलेक्ट्रॉन पड़ा है. कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन ना अपने आप को पेयर अप करना चाहता है, उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है अपने आप को पेयर अप करने की. सो ये सामने पड़े बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़वा लेगा, वो इसकी हेडेक है, तोड़वा लिया इसने. अब मैं आपको ये समझा दूं कि जो H फ्री रेडिकल होता है, H फ्री रेडिकल इज सेम एज हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम में भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बोलो या हाइड्रोजन एटम बोलो, एक ही बात है. ये जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल या हाइड्रोजन एटम होता है बेटा, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ये ध्यान में रखना. इट इज हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है. तो अगर ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है, यहाँ फ्री रेडिकल पड़ा है, तो बेटे ये सबसे पहले आकर इसके साथ एसोसिएट होगा और यहाँ बेंजीन बन जाएगा. ये बन गया बेंजीन, प्लस ब्रोमीन फ्री रेडिकल हैज बीन जनरेटेड. ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट हो गया. अब ये रहा प्रोपीन, ये रहा प्रोपीन. अब बेटा ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ये वाला ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ये मैंने यहाँ लिख दिया है. नाउ दिस ब्रोमीन फ्री रेडिकल कम्स टू अटैक ऑन एल्कीन. ये एल्कीन पे अटैक करने आता है. नाउ दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3. ब्रोमीन फ्री रेडिकल कहता है जी जो भी आपके पास ब्रोमीन फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रॉन पड़ा है इसके पास, ये कहेगा जी मैंने तो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करना है. ये कहेगा जी मैंने तो बॉन्ड को, किसी बॉन्ड को एक्जैक्टली बीच में से तोड़वाना है, बताओ कौन सा बॉन्ड टूटने को तैयार है. तो इस पूरे मॉलिक्यूल में से सबसे वीकर बॉन्ड जो है दैट इज पाई बॉन्ड. सो पाई बॉन्ड इज रेडी टू क्लीव हियर. ये तो पाई बॉन्ड है, ये यहाँ से टूटेगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन से इस बॉन्ड में, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा एक्जैक्टली बीच में से. नाउ दिस ब्रोमीन फ्री रेडिकल, दिस हैज एन ऑप्शन. इसके पास ऑप्शन पड़ी है कि भाई साहब इसका दिल करे ये कार्बन 1 पर अटैक कर दे, वहां पर इलेक्ट्रॉन पड़ा है, वहां पर भी बॉन्ड बन सकता है, या इसका दिल करे कार्बन 2 पर अटैक कर दे, वहां पर भी और इलेक्ट्रॉन पड़ा है. सो अब देखते हैं होगा क्या. अगर मान लीजिए ब्रोमीन फ्री रेडिकल, सपोज इट अटैक्स एट कार्बन 1, अगर ये कार्बन 1 पर अटैक करता है तो क्या सिचुएशन अराइज होगी? तो बनेगा CH3 CH फ्री रेडिकल, और ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये फ्री रेडिकल बनेगा. अगर कार्बन 1 पर अटैक होता है तो, अगर भाई साहब अटैक कार्बन 1 की बजाय कार्बन 2 पर हो तो क्या बनेगा? तब CH3 CHBr CH2 फ्री रेडिकल बनेगा. अब कोई मेरे से पूछे कि एक बात बताइए भाई साहब ये क्या बन गए, मैं कहूंगा ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं.
सो इनमें से ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है? मैं कहूंगा जी अनडाउटेडली ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। अगर आपको ध्यान हो, याद हो, तो मैंने आपको बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन से फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज अ सेकेंडरी फ्री रेडिकल। यहाँ पर देयर इज अ सिंगल अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज अ प्राइमरी फ्री रेडिकल, ये ज्यादा स्टेबल है। तो अब जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा, रिएक्शन जब आगे चलेगा, तो इसके साथ चलेगा, इसके साथ नहीं चलेगा। मतलब जो अटैक फेवर होगा वो बेटे कार्बन 1 पे फेवर होगा, कार्बन 2 पे फेवर नहीं होगा। अब कार्बन 1 पर अटैक हो चुका है, नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? अगले स्टेप में अब कार्बन 1 पे हम यहां तक पहुंच चुके हैं। सो दिस बिकम्स CH3 CH फ्री रेडिकल CH2Br। अब ये फ्री रेडिकल अभी भी पड़ा हुआ है। नाउ व्हाट हैपेंस? फिर से HBr आता है, अगेन HBr कम्स, अगेन HBr कम्स। और HBr में से अब मैंने आपको बताया कि इस फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी ज्यादा है फ्री रेडिकल की, ये इनिशिएटिव लेगा इसके साथ अटैच होने का, और ये CH3 CH2 CH2Br बन जाएगा प्लस ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं कि दिस ब्रोमीन फ्री रेडिकल दिस गोज बैक टू स्टेप 4। अब ये मैंने क्या लिखा, देखिए ये मेजर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हमारा बन चुका है, हमने यही बनाया था जब ये स्टार्ट किया था रिएक्शन। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन, दिस इज 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये बनाया था, और अब वही बन चुका है, दिस इज 1 ब्रोमोप्रोपेन व्हिच हैज बीन फॉर्म्ड। अब मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो बच्चे ये सोचते हैं सर यहाँ HBr तो एक ही था, सर आपने HBr एक बार तो यहाँ यूज कर लिया, एक बार सर आपने HBr यहाँ यूज किया थर्ड स्टेप में, और उसके बाद सर आपने HBr यूज किया फिफ्थ स्टेप में। लेकिन सर जो रिएक्शन हमने लिखा था उसमें तो एक ही HBr था, जहां भी लिखा था अभी रिएक्शन हमने, इसमें तो सर ये एक ही HBr था, तो आपने दो बार HBr कैसे यूज कर लिया? देखो यार ऐसा है, वी अज्यूम दैट दिस इज HBr का एक मोल, हम मानकर चलते हैं कि HBr का एक मोल है। एक मोल मतलब ये कंटेनर है, इसमें एवोगैड्रो मॉलिक्यूल पड़े हैं HBr के, मतलब HBr वादु है, ये एक्सेस में है, बहुत बड़ा HBr। ऐसे ही इस एल्कीन का भी एक मोल है, तो एल्कीन के भी बथेरे मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं यहाँ पे कंटेनर में, बथेरे मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अब समझने की कोशिश करो। कोई मेरे को अगर कहे, देखिए एक चीज ध्यान में रखना कि फ्री रेडिकल रिएक्शंस में ना, जब तक सबस्ट्रेट पर, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, फ्री रेडिकल रिएक्शंस में जब तक सबस्ट्रेट पर, सबस्ट्रेट क्या होता है? जो रिएक्शन को मेनली झेलता है, जो रिएक्टेंट होता है, जो रिएक्टेंट होता है वही सबस्ट्रेट है, जो मेन रिएक्टेंट है वही सबस्ट्रेट है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक सबस्ट्रेट पर अटैक करने वाली स्पीशी, मेन स्पीशी जनरेट नहीं हो जाती, पैदा नहीं हो जाती, तब तक सारे रिएक्शंस, सारे स्टेप्स इनिशिएशन की कैटेगरी में आते हैं, चेन इनिशिएशन की कैटेगरी में आते हैं। फ्री रेडिकल रिएक्शंस में आपने स्टेप सुने होंगे, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन। इनिशिएशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जब मैं रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पर सबस्ट्रेट जो है वो एल्कीन है, इस एल्कीन ने मेनली रिएक्शन शो करना है HBr के साथ, ये अटैकिंग स्पीशी HBr। अब एल्कीन पिक्चर में कब आया? एल्कीन पिक्चर में आया चौथे स्टेप में। देखिए फोर्थ स्टेप में एल्कीन पहली बार आया है, ये जो मैंने बनाया हुआ सारा ये प्रोटीन ड्रॉ किया था मैंने। सो थर्ड स्टेप में एल्कीन नहीं था, सेकंड स्टेप में एल्कीन नहीं है, फर्स्ट स्टेप में एल्कीन नहीं है, तो सबस्ट्रेट जो आया बेटे वो तो फोर्थ स्टेप में आया, और इस पे अटैक करने कौन आया? ब्रोमीन फ्री रेडिकल। सो दिस इज द अटैकिंग स्पीशी व्हिच इज कमिंग टू अटैक ऑन द सबस्ट्रेट। सो जब तक ये जनरेट नहीं हो जाता तब तक सारे स्टेप इनिशिएशन में आएंगे। इसका मतलब स्टेप नंबर 1 2 3, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3, ये सब इनिशिएशन की कैटेगरी में आएंगे, ये इनिशिएशन, रिएक्शन की इनिशिएशन की कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, फ्रॉम स्टेप 4 ऑनवर्ड्स प्रोपगेशन बिगिंस, दिस इज कॉल्ड प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का देसी साधारण सिंपल सा मतलब होता है कि रिएक्शन प्रोपगेट करना है, प्रोपगेट करना मतलब आगे बढ़ना है जी, हमें आगे बढ़ना है, प्रोपगेट करना है। तो ये जो चौथा स्टेप है ये भी प्रोपगेशन में आया, जो पांचवा स्टेप है ये भी प्रोपगेशन की कैटेगरी में आया। अब कोई मेरे से पूछे कि भाई साहब वो जो शुरू में बेंजोइल पेरोक्साइड यूज किया हमने, वो इसका काम तो बता दो। तो मैं कहूंगा भाई साहब इसका जो मेन काम है ना, इसका काम तो है केवल ब्रोमीन फ्री रेडिकल को जनरेट करना, नहीं तो क्या काम है इसका? और तो कोई काम नहीं है। सबसे पहले ये फ्री रेडिकल बना था, इससे फिर फिनाइल फ्री रेडिकल बना, फिनाइल फ्री रेडिकल HBr से भिड़ गया, इससे लड़ पड़ा, और तब जाकर ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। इसका मतलब बेंजोइल पेरोक्साइड का जो काम था वो ये काम था बेसिकली टू जनरेट ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पर लिख दिया कि दिस ब्रोमीन फ्री रेडिकल दिस गोज बैक टू स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या हो रहा है बेटा? स्टेप 4 में यहाँ एल्कीन आ रहा है, ये एल्कीन है, ये सारा एल्कीन आ रहा है। अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल ये वाला था जो अटैक करने आया, मान लीजिए प्रोडक्ट बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब मान लीजिए और एल्कीन आ रहा है। मैंने आपको बोला ना कि कंटेनर में तो एक्सेस में एल्कीन पड़ा हुआ है, तो एल्कीन और आ रहा है, ये रहा और एल्कीन। अब इस पे जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक करने आएगा वो यहाँ से नहीं आएगा, वो पांचवें स्टेप वाला ही आएगा, दिस गोज बैक टू स्टेप 4। तो मतलब बार बार ये प्रोसेस चलती रहेगी और ये प्रोडक्ट बार बार मैक्सिमम मेजर अमाउंट में बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। मुझे बताइए बेटा इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, यस सर। यस सर। ओके ओके बेटे, उसके बाद जो लास्ट स्टेप्स हैं ये होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है कि हमने सारे फ्री रेडिकल्स को टर्मिनेट करना है। टर्मिनेट मतलब इनका विनाश करना है, खत्म करना है फ्री रेडिकल। अब मेरी बात सुनिए, ये जो फ्री रेडिकल है ये आकर HBr से कंबाइन कर रहा है। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे फ्री रेडिकल, मैंने आपको बोला ना कि ये एक मोल है, पता नहीं रिएक्शन मिक्सर में ऐसे कितने फ्री रेडिकल पड़े होंगे, तो जरूरी नहीं है कि सारे फ्री रेडिकल्स, ये सारे फ्री रेडिकल्स HBr से रिएक्ट कर गए हैं। हो सकता है कुछ फ्री रेडिकल पड़े हों, हो सकता है ये वाले कुछ फ्री रेडिकल पड़े हों और ये इस ब्रोमीन फ्री रेडिकल से रिएक्ट कर जाए। अगर ये इससे रिएक्ट कर जाएगा तो बेटा टर्मिनेशन हो जाएगी फ्री रेडिकल्स की। टर्मिनेशन मतलब फ्री रेडिकल खत्म हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ब्रोमीन फ्री रेडिकल से ही कंबाइन कर ले,
Br2 बन जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये फ्री रेडिकल अपने आप से कंबाइन कर ले, अपने आप से कंबाइन कर ले और डायमराइजेशन हो जाए, ये भी संभव है। मैं कह रहा हूँ रिएक्शन मिक्सचर में ऐसे बहुत सारे फ्री रेडिकल पड़े हैं, तो अब इसमें और इसमें जो बॉन्ड बनेगा उससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है वो ये बनने वाला है। लीजिए, सो ये सब जो है जो मैंने आपको टर्मिनेशन में बता दिया, टर्मिनेशन पहचानेंगे कैसे भाई साहब? जब फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो वो टर्मिनेशन वाले स्टेप होते हैं। सो ये 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 सभी बाय प्रोडक्ट्स हैं इस रिएक्शन के। अब सवाल ये उठता है कि मैंने आपको शुरू में बोल दिया था कि दिस इज वैलिड ओनली फॉर द एडिशन ऑफ HBr। सवाल ये राइज होता है कि क्यों? मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से। दिस मैकेनिज्म, दिस रिएक्शन इज वैलिड फॉर द addition of HBr because it is only with HBr that both the propagating steps are exothermic.